हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। हम आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर 2 के शॉक थेरेपी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इससे पहले व्हाट इज सोवियत सिस्टम करा रखा हूँ, गोर्बाचेव और उनका क्या रोल है डिसइंटीग्रेशन में, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देखो, उसके बाद इस चीज़ को और बेटर वे में समझ पाओगे कि शॉक थेरेपी है क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। हाँ, नाउ लेट अस स्टार्ट। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी होता क्या है? देखो, शॉक थेरेपी आपको पता है कि यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब होता है कि जो 15 स्टेट मिल के यूएसआर बना हुआ था वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, सारे अलग आ जाते हैं और इस तरह से 15 इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हो जाता है और दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन के बाद हमें एक और कंसेप्ट आता है हमारा शॉक थेरेपी। देखो, शॉक थेरेपी क्या होता है कि पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम authoritarian socialist system to democratic capitalist system through the intervention of IMF and World Bank। अब देखो, वहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाता है यूएसएसआर में या उनके सैटेलाइट स्टेट में। अब उन स्टेट में सोशलिस्ट सिस्टम के जगह पे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम स्टैब्लिश किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी मतलब जो पहले ओल्ड सोवियत सिस्टम था उस सिस्टम के जगह पे एक नया सिस्टम दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग न्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन प्लेस ऑफ ओल्ड सोवियत सिस्टम और वी कैन से अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। So it is a process. It is a painful process of transition from socialist authoritarian socialist system to capitalist liberal democracy in Soviet Union with the help of intervention by IMF and World Bank is known as shock therapy। मैं और थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। देखो, क्या हुआ कि आपने जैसे एग्जाम्पल हम इंडिया का लेते हैं। अब इंडिया में क्यों हमारा 1991 के बाद हम देखते हैं कि इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। हम उसको हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये हमने अडॉप्ट किया है क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक हमें बहुत सारा पैसा लोन देता है और उस लोन के बेसिस पे वो कंडीशन रखते हैं कि वी हैव टू चेंज आवर इकोनॉमिक सिस्टम। उसी तरह से इन कंट्री में जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी आता है सिस्टम वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है। अगेन हियर आल्सो इट वाज फंडेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक the socialist system, authoritarian socialist system was replaced and in that place liberal democracy and capitalism was established in former USSR and that itself is called shock therapy। So hope you have understood what is shock therapy। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सिर्फ इतना लिखना sufficient नहीं है। We have to add some more point while explaining shock therapy। या इसको और better way में समझने के लिए हम कुछ और point को discuss करने जा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो है कि ब्रेकिंग ऑफ एक्जिस्टिंग ट्रेडिंग अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। देखो, अब यार दूसरा चीज मैंने ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो पहले वहां पे आपको पता है हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि उनका अपना सोवियत ब्लॉक था, यानी कि वो कंट्री जो कि सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे और ट्रेड वगैरह उनके साथ ही हुआ करता था। ट्रेड जो होते थे सिर्फ सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर होता था, यानी कि वो कंट्री के साथ होता था जो कि सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते थे या इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। जो कंट्री रशिया से इंडिपेंडेंट और यूएसएसआर से अलग हो गए, वो अब कोई जरूरी नहीं है उनको कि दे शुड कीप ट्रेड रिलेशनशिप विद सोशलिस्ट ब्लॉक ओनली, या वो कंट्री जो पहले सोशलिस्ट थे,
दे कुड कीप ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर यूरोपियन कंट्री ऑल्सो, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, यूएसए से, ब्रिटेन, फ्रांस से। तो इस तरह से हम ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग अलायंस जो था, पहले ट्रेडिंग अलायंस मतलब कि सिर्फ वो आपस में ही ट्रेड करेंगे, सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर ही ट्रेड होगा जो कंट्री है उनके अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंट्री जो थे दे वर फ्री टू ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आल्सो। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिंग अलायंसेस। So this was also one of the part of shock therapy में हमें we have to write even this also. Next है rooting out structure developed during the Soviet regime, that is private ownership of farm and factory. आपको पता है कि जब सोवियत सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था तो वहाँ पे one of the important feature of Soviet system was government ownership और everything belong to state, even farm, industry, everything. But now ऐसा नहीं था। अब ये शॉक थेरेपी में वो सारा जो था, जो पहले स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा के उसके जगह पे everything belong to गवर्नमेंट, वो चीज हटा दिया गया। एंड नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अगेन इंट्रोड्यूस, even factory, farm and all will be privatized. So this is another aspect of shock therapy. Then we also see that that is fourth aspect, change in the external orientation of these country. देखो again we are associating this point with ये point breaking up of existing trade alliances कि क्या था ना कि जो अब पहले जो था उनका जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था, पहले जो था कि अब देवर जो सोशलिस्ट कंट्री थे आपस में ही टाइज रखते थे, आपस में ही उनका अलायंसेस था, आपस में ही ट्रेड था, आपस में ही दे यूज्ड टू कंसल्ट ईच अदर। बट ऐसा नहीं था। अब क्या होता है कि शॉक थेरेपी के बाद या शॉक थेरेपी उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि उनका जो ओरिएंटेशन था, उनका जो झुकाव था, अब मूव टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, मोर ट्रेड अब शुरू हो गया। पहले जो ट्रेड था ओनली कन्फाइंड टू सोवियत ब्लॉक ओनली, नाउ ट्रेड रिलेशनशिप वाज आल्सो डेवलप विद द वेस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फ्री ट्रेड, पहले फ्री ट्रेड नहीं था कि कोई भी कंट्री साथ ट्रेड कर सकते थे, ओनली आपस में करना था। अब फ्री ट्रेड शुरू हो गया, यानी कि अब वेस्टर्न कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इन कंट्रीज में बाहर से पैसा लगना शुरू हो गया। कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, या यूएस का पैसा वहाँ पे लगना शुरू हुआ इन सारे कंट्रीज में, और उनके बेसिस पे वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्टेड। एंड नाउ डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। डीरेगुलेशन मतलब क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल सब कुछ पे था, अब वो कंट्रोल जो था धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गया। सो ऑल दीज इज नथिंग बट द शॉक थेरेपी। ये सारी चीज होने को ही, ये सारे प्रोसेस ऑफ getting shift from socialist authoritarian system to a capitalist democratic system is nothing but shock therapy. So whenever you have to write what is shock therapy, include all these four points, then only you will be able to explain the meaning of shock therapy. अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इफेक्ट क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है इसके अंदर कि स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। आपको पता है कि यूएसएसआर में या सोवियत सिस्टम में एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, बट अब ये सारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मिल वगैरह एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट ओनली। जैसे इंडिया में आपको पता है रेलवे गवर्नमेंट का है और बहुत सारे ऐसे चीज गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वहाँ पे एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम हटा दिया गया, वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब सोशलिस्ट सिस्टम हटा दिया गया। अब प्राइवेट ओनरशिप में क्या हो, जितने भी सारे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिल वगैरह जो गवर्नमेंट कंट्रोल में थे उसको बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। एंड दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट गराज सेल इन द हिस्ट्री। जो गवर्नमेंट का था वो प्राइवेट को बेच दिया गया। अब देखो गवर्नमेंट का होना मतलब दैट बिलोंग टू पीपल ओनली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों का ही है। गवर्नमेंट कोई ऐसा गवर्नमेंट का अपना प्रॉपर्टी तो होता नहीं, व्हाटएवर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन दैट बिलोंग टू द पीपल। उसका प्रॉफिट लोगों के फायदे के लिए यूज होता था, तो लोगों का था, कम्युनिटी का था। सो फिर कम्युनिटी कैसे, हाउ इट वाज सोल्ड, देखो कम्युनिटी लोगों को क्या किया गया, वाउचर दिया गया कि आप यू कैन पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन ऑफ व्हेनेवर बिग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आर पुट ऑन सेल। जब ऑक्शन हो रहा है उनके सेल के लिए तो उस समय लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे एंड दे वर गिवन वाउचर्स, और उन लोग खरीद सकते थे, बोली लगा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि लोगों का इतना कंडीशन खराब हो गया था कि उनके पास खाने को नहीं था, तो उन्होंने ये वाउचर को सेल कर दिया
और सेल करके अपना जो खाने पीने का सामान खरीदना शुरू कर दिया, और इस तरह से पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। अब जो वाउचर किसने खरीदा? माफियाओं ने खरीद लिया गरीब लोगों से, और फिर दे बॉट ऑल दीज बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड दे एंड विद दिस माफिया रेजिम स्टार्टेड, और माफियाओं का कंट्रोल होने लगा बड़े बड़े इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पे। सो दैट इज अनदर इम्पैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी और ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम। देन दूसरा इम्पैक्ट क्या हम देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ रूबल। रूबल जो है वहाँ का करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी को हम रुपये बोलते हैं, उसी तरह से यूएसएसआर की करेंसी को रूबल बोलते हैं। उसका वैल्यू गिर गया। ऑब्वियसली जब भी ऐसा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उस समय कंट्री का ये करेंसी का वैल्यू गिर जाता है। अभी अफगानिस्तान में एक क्राइसिस आया, वहाँ पे भी वैल्यू गिर गया होगा। सो कोई भी कंट्री में वैल्यू कम हो जाता है। दूसरी बात है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का प्राइस राइज, जब हर चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि क्या हुआ कि सारा इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री वगैरह बंद होने लगे, उनका प्रोडक्शन वगैरह कम होने लगा, तो मार्केट में प्रोडक्ट्स वर वेरी लेस इन नंबर, एज ए रिजल्ट प्राइजेज राइज होना शुरू हो गया, और प्राइस राइज होने की वजह से दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसके बाद कलेक्टिंग फार्म डिसइंटीग्रेटेड और इंपोर्ट फूड। देखो फिर पहले जो है कलेक्टिव फार्म था, सब मिलकर वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, दैट ऑल्सो केम टू एन एंड। और पहले रशिया और यूएसए were not importing food from other country, but now they had to import food from other countries. So this is another crisis that we come to see in USSR just after disintegration. Then देखो old social welfare destroyed, subsidy withdrawn। आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब सोवियत सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस समय ये बताया था कि सोवियत सिस्टम में हर आदमी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू देम, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। जो मिनिमम जरूरत है गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, एंड दैट टू एट सब्सिडाइज रेट, मतलब होता है सस्ते में सामान देगा। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे यू कैन इजीली गेट ट्रीटमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद फूड वर गिवन एट सब्सिडाइज रेट, एंड नंबर ऑफ स्कूल्स वर गिवन, नंबर ऑफ अदर थिंग्स वर गिवन टू द पीपल एट वेरी लो रेट और सब्सिडाइज रेट। तो लेकिन अब क्या था, एंड दैट स्टेट whenever state takes such step to provide welfare to the people, then that state is called welfare state। but वो खत्म हो गया, everything is privatized now। प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कोई चीज़ सस्ते में नहीं बेचेंगे। तो that old social welfare got destroyed, and now subsidy मतलब जो सस्ते में सामान मिलता था लोगों को, that also came to an end। so in this way condition of poor people or the middle class got worsened because of this। Then we also see that intellectual migrated। so जितने भी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे या इंटेलेक्चुअल थे, उनको लगा कि अब यूएसएसआर में या रशिया में या इन सारे कंट्री में रहना ठीक नहीं है, सो दे माइग्रेटेड टू वेस्टर्न कंट्री, और दैट इज ऑल्सो लॉस्ट, इंटेलेक्चुअल लॉस हो गया वहाँ पे, ब्रेन ड्रेन हो गया, जो कि अच्छे लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए, दूसरी जगह चले गए जहाँ पे उनको स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था। माफिया इमर्ज, मैंने बताया था ना, वाउचर जो था वो माफिया ने खरीद लिया, फिर उस वाउचर से उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह खरीद के उनके ओनर बन गए, एंड इन दिस वे दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इट। And then finally we see that to develop democratic। देखो यहाँ पे ना कि अब ये तो हो गया कि वहाँ पे मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। नो डाउट कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, ये तो पता है कि प्राइवेट ओनरशिप एवरीथिंग दैट इज द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस कंट्री। लेकिन डेमोक्रेसी ये तो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। देखो डेमोक्रेसी वाज इग्नोर्ड, क्या यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंस टू डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देखो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि इलेक्शन होना, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो उनको एक भूत सवाल था कि हमें कैपिटलिज्म लेके आना है, कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आना है, और उस कैपिटलिज्म को लाने के प्रोसेस में उन्होंने डेमोक्रेसी को इग्नोर किया। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्री हम देखते हैं जहाँ पे कि प्रेसिडेंट आया, उसको बहुत ज़्यादा पावर था, प्रेसिडेंट के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट को उतना पावर नहीं दिया गया, और प्रेसिडेंट गॉट इलेक्टेड एंड डी इलेक्टेड, और दे इवन एक्सटेंडेड देयर पावर फॉर 10 years, देन अगेन फर्दर 10 years, एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द इकोनॉमी। सो वी सी दैट डेमोक्रेसी जो था उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, और दैट इज ऑल्सो अनदर डिफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन की डेमोक्रेसी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता तो शायद ये कंट्री और बेटर होते।
अब देखो ये तो हो गया कि सारा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद बहुत सारे कंट्री जो थे ना, आपको पता है कि कंडीशन खराब था सारे रशियन यूएसआर के जो रिपब्लिक थे उनके। लेकिन धीरे धीरे 10 साल के अंदर इन 2000 हम देखते हैं ये कंट्री रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल गैस होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारे होते हैं, और इसको इन्होंने एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्री में, उससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इनके पास आता है, एंड दैट हेल्प द कंट्री टू रिवाइव देम। और फाइनली जैसे अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे कंट्री के पास ऑयल एंड नेचुरल गैस था, और इन्होंने इसको एक्सपोर्ट करके इससे बहुत पैसा अर्न किया, एंड देन ट्राई टू रिवाइव देयर इकोनॉमी, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम बेटर नाउ। बट अदर कंट्री जो थे, जो अदर रिपब्लिक थे, उन्होंने इन सारे कंट्रीज को अपने यहाँ से पाइपलाइन ये लगाने के लिए अलाउ कर दिया, और जिससे उनको रेंट मिलता था, और रेंट से भी उन्होंने अपने इकोनॉमी को रिवाइव किया। तो ये था हमारा शॉक थेरेपी, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। सो ठीक है, होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। So these are the points that you have to learn so that you could explain it in a proper way. ठीक है? So thank you, and please like, share and subscribe my channel, so that and also share it to your classmates so that they also come to know about, and thank you.